प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अभ्यास 3A पढ़ेंगे। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमें सारणी दिया है और यहाँ पे ये रिक्त स्थान है, यानी कि खाली स्थान है, और नीचे ये 4 विकल्प दिया है, इनमें से एक तो सही है। वो सही कौन सा है हमें पता करना है, फिर उसको यहाँ पे भर देना है। प्यारे बच्चों, पहले इस सारणी को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 19 है और यहाँ दूसरे खाने में 23 है। तो 19 में हम 4 जोड़ेंगे तब 23 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे इसके ऊपर +4, यानी 19 में 4 जोड़ेंगे तब 23 आएगा। अब तीसरे खाने में 25 है, तो 23 में हम 2 जोड़ेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे तब 25 आएगा। यहाँ पे है 29 चौथे खाने में, तो 25 में हम 4 जोड़ेंगे तब ये 29 आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं पहले 4 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है। ऐसा ही इस तरफ भी करना है। तो यहाँ पे ये माइनस का 29 है, इसमें हम प्लस का 4 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पहले 4 है, तो प्लस का 4 जोड़ेंगे तो 29 में से 4 घटेगा तो माइनस का 25 बचेगा। अब चूँकि यहाँ प्लस का 2 किया गया, तो यहाँ भी हम प्लस का 2 करेंगे। -25 में प्लस का 2 करेंगे, तो जब ये 2 इसमें से घटेगा तो माइनस का 23 बचेगा। इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद 4 जोड़ा गया है, तो यहाँ -23 में हम 4 जोड़ेंगे। जब 4 इसमें से जोड़ेंगे तो 4 घट जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 19 बचेगा। इसी प्रकार हम ये सारणी के नीचे भी करेंगे। तो यहाँ 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इसी प्रकार 11 में हम 2 जोड़ेंगे, ऊपर का देखते रहिए, ठीक है। 2 जोड़ेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा। अब यहाँ क्या जोड़ा गया है, 4, तो 13 में यहाँ हम 4 जोड़ेंगे तब ये 17 आएगा। इसी प्रकार यहाँ ऊपर क्या जोड़ा गया है, प्लस का 4, तो -17 में हम 4 जोड़ेंगे प्लस का। जब 4 जोड़ेंगे तो -17 में से 4 जाएगा तो माइनस का 13 यहाँ पे बचेगा। आगे चेक कर लेते हैं। अब -13 में हमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो प्लस का 2 जोड़ेंगे, 2 घटेगा तो माइनस का 11 आएगा। अब क्या जोड़ना है, 4, जब 4 जोड़ेंगे तो -11 में से 4 घटेगा, -7 आएगा। तो यहाँ पे -13 जो है वो एकदम सही है, एकदम सही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो विकल्प हमारा 2 है -13, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2 में है, पहले खाने में -7/5 है, फिर 25/-8 है। अब फिर तीसरे कॉलम में ये जो माइनस ये नीचे आ गया है, 7/-5, ठीक है। इसी प्रकार चौथे कॉलम में क्या होगा, ये जो 25/-8 है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -25/8 होगा। यानी मिला जुला के माइनस को ऊपर नीचे करना है। अब यहाँ है -13/11, -13/11, और इसमें है 31/-14। अब तीसरे खाने में ये जो -13 वाला है वो नीचे आ गया, तो 13/-11। इसी प्रकार 31/-14 में माइनस जो ऊपर चला गया -31, तो यहाँ आएगा 14 प्लस का भरा जाएगा, तो यहाँ भर देंगे प्लस का 14। तो कह सकते हैं जो विकल्प हमारा है 14, यही विकल्प हमारा सही है, बाकी के विकल्प सब गलत है। प्रश्न 3, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। और यहाँ भाग 1 से भाग 5 तक हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहले ये ग्राफ को हम समझ लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ पे 0 है। इस तरफ पूर्व होता है जिसे हमें धन दिशा मानना है, और इस तरफ ठीक सामने पश्चिम होता है जिसे हमें माइनस में दिखाना है, ऋण में, ऋण चिन्ह में। और यहाँ 0 से ऊपर ये समुद्र तल से ऊंचाई है जिसे हमें धन में दिखाना है, और यहाँ पे 0 से नीचे ये समुद्र तल से गहराई है जिसे हमें माइनस में दिखाना है। अब यहाँ पे प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला भाग है, शून्य से नीचे
4 डिग्री सेल्सियस का ताप, तो शून्य से नीचे आएगा, शून्य से नीचे, तो यहाँ पे जो संख्या है सब ऋण वाली है, माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 डिग्री, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार 7 कदम पूर्व, हम यहाँ पर 0 पर हैं, हमें 7 कदम पूर्व जाना है, इधर आना है पूरब दिशा की तरफ। अब पूरब दिशा की तरफ यहाँ पे धन संख्याएं हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे प्लस 7 कदम, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार भाग 3 है, 3.28 रुपये की हानि, हानि जब होता है तो घाटा होता है, तो इसे हम माइनस से दिखाते हैं, -3.28 रुपये। इसी प्रकार चौथा भाग है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, यानी हम यहाँ शून्य पर हैं और हमें जो है पश्चिम दिशा की तरफ आना है, इधर आना है, इधर क्या है ऋण चिन्ह है, तो यहाँ हम करेंगे -18 मीटर, -18 मीटर, ये इसका आंसर है। अब पांचवा भाग है, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, तो समुद्र का जो तल है वो यहाँ पे है, 0 पे है, तो यहाँ इसके हमें क्या करना है, ऊंचाई पे जाना है, और ऊंचाई क्या है, धन संख्या मानना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +1000 मीटर, ये हमारा आंसर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पूर्णांकों के युगात्मक प्रतिलोम लिखिए, यानी कि इन सभी के हमें युगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो पहले युगात्मक प्रतिलोम को समझ लेते हैं, ये है क्या। युगात्मक प्रतिलोम, युगात्मक प्रतिलोम, युगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि वह संख्या जिससे जोड़ने पर 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या a हमारे पास पहले से है, तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो यहाँ हम करेंगे -a कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, दूसरा हमारे पास मान लीजिए आपके पास -a पहले से है, तो इसमें कितना हम जोड़ें कि यहाँ 0 हो जाए, तो +a कॉमन सी बात है, तो इसी को हम कहते हैं युगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है उसे भी जान लो, जब इसे न समझ पाओ तब। ट्रिक क्या कहती है, जैसे मान लो कोई भी संख्या है a है, तो इसका युगात्मक प्रतिलोम, a का युगात्मक प्रतिलोम, युगात्मक प्रतिलोम ऐसे लिख देना है बराबर, और इसके आगे माइनस लगा देना है, -a। इसी प्रकार ये उदाहरण पहला था। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो कोई संख्या है -a, अब -a का युगात्मक प्रतिलोम, तो जैसे इसके आगे माइनस लगा था तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, एक ही नियम है, बराबर माइनस ब्रैकेट में, और ये माइनस इसके पास पहले से है -a। अब माइनस की माइनस से जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का a, इसे हम लिख सकते हैं केवल a, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार प्रश्नों को हल करेंगे, तो इसमें है पहला भाग +9, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 0 आए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -9 जोड़ेंगे, तो यहाँ आएगा 0, तो यहाँ पे +9 का युगात्मक प्रतिलोम हम लिख देंगे, युगात्मक प्रतिलोम, ये हमारा ये -9 है। इसी प्रकार -21 में कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा, तो प्लस का 21 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये जो प्लस का 21 है यही युगात्मक प्रतिलोम है, युगात्मक प्रतिलोम बराबर प्लस का 21। इसी प्रकार प्लस का 39 है भाग 3 में, तो इसमें हम -39 करेंगे तो 0 आएगा, तो -39 हमारा युगात्मक प्रतिलोम है। यहाँ लिखेंगे हम युगात्मक प्रतिलोम बराबर -39।
अब यहाँ पे आता है भाग 4। भाग 4 में है -41, इसमें हम प्लस का 41 करेंगे तो 0 आएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 41 है। योगात्मक प्रतिलोम बराबर प्लस का 41। इसी प्रकार अंतिम भाग है 5वां, +91 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? तो इसमें हम -91 करेंगे तो आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं +91 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर -91 है, और ये इसके आंसर्स। प्रश्न 5, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा हमने खींच लिया है, और यहाँ ये 0 है, और ये दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भाग क है, प्लस का 4 दिखाना है, तो ये यहाँ पे ये हो गया हमारा प्लस का 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस का 4। इसी प्रकार ख में है -9, तो -9 जो है इस तरफ है, यहाँ पे ये है -9। इसी प्रकार प्लस का 7 दिखाना है, तो ये इस तरफ रहेगा, यहाँ पे रहेगा प्लस का 7। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं, फिर हमारे पास आता है भाग घ में है -3, तो -3 यहाँ पे है, ये यहाँ दिखा देंगे -3। इसी प्रकार अड़ है -6, तो माइनस की संख्या है 0 से बाईं तरफ है, यहाँ है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6। इस प्रकार संख्या रेखा पर आसान तरीके से इन पूर्णांकों को दर्शा सकते हैं। और बुक में बिंदुओं को अंकित किया है A, L, D, C, और यहाँ नीचे किया है B, K, M, E। अब यहाँ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न 6 का भाग कर, A बिंदु +7 है, तो यहाँ पे A बिंदु प्लस का 7 है, कौन सा बिंदु -7 है, तो यहाँ पे नीचे हम आएंगे, तो नीचे ये यहाँ पे -7, तो E बिंदु जो है -7 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिंदु E। आंसर यहाँ देंगे, आंसर -7 जो है वह E बिंदु है। इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार अगला है बिंदु B किस पूर्णांक को निरूपित करता है? तो बिंदु B को देखेंगे कहाँ है, बिंदु B यहाँ पे है, और ये -3 को दिखाता है। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिख सकते हैं आंसर बिंदु B पूर्णांक -3 को निरूपित करता है। तो ये इसका आंसर हो गया। भाग बिंदु B का विपरीत बिंदु बताइए। तो बिंदु B का जो पूर्णांक है वो -3 है, इसका विपरीत प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ में आएंगे तो 0, 1, 2, 3, प्लस का 3 ये है, यहाँ बिंदु C है। तो यहाँ उत्तर में हम लिख सकते हैं आंसर में बिंदु B का विपरीत बिंदु C है, ये इसका उत्तर है। भाग बिंदु D, K और L से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले D से जो पूर्णांक बनेगा वह क्या है, प्लस का 5 हो गया। और यहाँ पे लिख दें K से जो पूर्णांक बनेगा, तो K यहाँ पे हमारे पास है ये -5 नीचे, तो यहाँ लिखेंगे हम -5। और अंत में है L क्या पूर्णांक दिखाता है, तो L दिखाता है प्लस का 6, तो ये हो गया प्लस का 6। इसी प्रकार अब यहाँ पे हमें अड़ जो है लास्ट पार्ट
बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। यानी ये जो डी के यल हमने निकाला इनके उल्टा, तो डी यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसका उल्टा क्या होगा -5। तो यहाँ पे इनके विपरीत हमको बताना है। डी के विपरीत यहाँ लिखेंगे डी का विपरीत, डी का विपरीत यहाँ पे हमारा जो बिंदु है देख लेते हैं। डी का विपरीत, डी का विपरीत होगा -5, तो यहाँ पे आना चाहिए -1 -2 -3 -5, तो यहाँ पे -5 डी का विपरीत बिंदु के है, तो यहाँ हम लिख देंगे डी का विपरीत बिंदु बराबर -5 और ये बिंदु हमारा के है। ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार के का विपरीत बिंदु बराबर, तो के का विपरीत बिंदु के कहाँ पे है, ये है के का विपरीत बिंदु के है यहाँ पे -5 है, के क्या है -5, तो यहाँ पे इसका विपरीत बिंदु हो जाएगा यहाँ पे डी +5, तो यहाँ बिंदु हो जाएगा +5, उत्तर आएगा डी। इसी प्रकार अंतिम है यल का विपरीत बिंदु, तो यल यहाँ पे 6 है, इसका उल्टा होगा -6, तो -6 यहाँ आ रहा है यम, तो इसका विपरीत है -6 और बिंदु यहाँ पे हमारे पास है ये यम, और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 7, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। भाग क -2 और +3, तो हमें बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। क्वेश्चन 7 का -2 और +3 के बीच के पूर्णांक लिखने, तो इसके बीच के पूर्णांक हो जाएंगे -1, 0, 1 और 2, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार ख है, ख में पूछा है 0 और 6 के बीच में, तो 0 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार ग में है -4 और 4 के बीच, ग -4 और 4 के बीच में, तो इसके बीच में हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार हम आते हैं घ में। घ में पूछा है -5 और +2 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0 और 1, ये इसका आंसर है। अड़ में पूछा है -3 और +5 के बीच, और +5 के बीच, तो इसमें हो जाएगा इसका उत्तर -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये 4। इसी प्रकार अंतिम भाग है च, इसमें पूछा है -8 और 4 के बीच में, -8 और 4 के बीच में, इसका उत्तर हो जाएगा -7, -6 और इसके बाद -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ये इसका आंसर है। प्रश्न 8, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, तो यहाँ पे संख्या रेखा बना हुआ है -5 से +9 तक की संख्याएं इस पर अंकित है, 0 भी शामिल है। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग यहाँ पे है क्वेश्चन 8 का भाग का 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में हमें यहाँ पे बताना है, बढ़ते क्रम में पूर्णांकों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 है और प्लस का 5 है, इसके बीच में 3 और 4, तो इसका उत्तर हो गया 3 और 4। इसी प्रकार ख को देख लेते हैं। ख में है -4 और 0 के बीच में,
तो -4 ये यहाँ पे है और 0 यहाँ पे, इसके बीच में है। -3 -2 -1, तो इसका उत्तर हो गया -3 -2 -1। इसी प्रकार ग को देखते हैं, तो ग में है 3 और 8 के बीच में, तो यहाँ पे 3 ये हमारे यहाँ पे, 8 यहाँ पे है, इसके जो बीच के इन्हीं को लिखना है। तो 4 5 6 और ये 7, ये इसका उत्तर है। इसी प्रकार घ है 0 और 4 के बीच में, घ 0 और 4 के बीच में, तो 0 यहाँ पे ये है, 4 यहाँ पे, इसके बीच में है 1 2 3, तो 1 2 3 इसका उत्तर हो गया। इसके बाद है अड़, अड़ में है -5 -2 के बीच में, तो -5 यहाँ -2 यहाँ, इसके बीच में है -4 -3, तो इसका उत्तर हो गया -4 -3। इसी प्रकार अंतिम भाग है च, इसमें है -1 और 4 के बीच में, -1 और 4 के बीच में, तो -1 यहाँ है, 4 यहाँ है, जिसमें है 0 1 2 3, इसका उत्तर हो जाएगा 0 1 2 3, ये इसका आंसर है। प्रश्न 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये जो 2 लाइन बना है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन 9, तो यहाँ पे जैसे भी कोई संख्या a है मान लीजिए, और यहाँ पे ये लाइन बना है, तो इसे हम कहते हैं निरपेक्ष मान, अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका जो उत्तर आएगा वह प्लस में a आता है। अब मान लीजिए कोई संख्या है जो कि ऋणात्मक है, माइनस में है, तब भी इसका उत्तर जब बाहर आएगा तो प्लस में ही आएगा। मिला जुला के कहने का अर्थ यह है कि ये निरपेक्ष मान के अंदर प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उत्तर प्लस में ही आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। भाग का इसमें दिया हुआ है -13 का निरपेक्ष मान, ये हो जाएगा 13। इसके बाद में ख में दिया हुआ है 21 का निरपेक्ष मान, ये आ जाएगा 21। इसी प्रकार दिया हुआ है ग में -37 का निरपेक्ष मान, ग में -37 का निरपेक्ष मान, ये हो जाएगा प्लस का 37, पहले बता दिया है। अब इसके बाद आता है घ, 0 का निरपेक्ष मान आ जाएगा 0, यहाँ पे लिख दें घ, छूट गया है, ठीक है। इसके बाद में अड़, अड़ में है -47 का निरपेक्ष मान, ये प्लस में हो जाएगा 47, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में, उत्तर आएगा हर हाल में प्लस में। अब यहाँ पे आता है च, 101 का निरपेक्ष मान क्या है, 101, तो इसका भी उत्तर पूरा हो गया। प्रश्न 10, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। भाग का सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, यह बात गलत है, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 के बाद -1 -2 -3 अनगिनत संख्याएं हैं, तो हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा पूर्णांक जो है वो सबसे छोटा है। तो ये जो पहला कथन है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, असत्य है। यहाँ हम लिख सकते हैं असत्य कथन है, असत्य। इसी प्रकार ख, 0 का विपरीत नहीं होता है, तो यह बात सत्य है, यानी 0 का उल्टा नहीं होता है, सत्य है। इसी प्रकार ग, -17 बड़ा -5 से, तो यह बात गलत है, -17 छोटा है जबकि -5 बड़ा है, तो यह क्या कहेंगे, असत्य। ये हो जाएगा हमारा असत्य। इसी प्रकार घ में है एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 4 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा, तो -4 छोटा है, ये बड़ा है, तो यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। इसी प्रकार आता है अड़, एक ऋणात्मक प्रतिलोम अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। मान लीजिए ऋणात्मक प्रतिलोम 6 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +6 होगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि माइनस वाला ही बड़ा है, ये बात गलत है, असत्य है। इसी प्रकार च, 0
शून्य एक पूर्णांक नहीं है, यह बात गलत है। जब हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3, तो इन सभी में 0 भी शामिल है। ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, और ये सभी पूर्णांक हैं, तो पूर्णांकों में 0 शामिल है। ये जो बात कह रहा है कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है, असत्य है, यह असत्य है। इसी प्रकार अंतिम भाग यहाँ पे है 6, शून्य का युगात्मक प्रतिलोम शून्य है, यह बात सत्य है। कैसे? ये 0 है और इसका युगात्मक प्रतिलोम -0 है, तब ये 0 ही होता है। ठीक है, शून्य का युगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो यह शून्य के बराबर ही होता है, इसलिए यह बात सत्य है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह अभ्यास कंप्लीट हो गया।